छात्रों का फिर से फिजिक्स की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। अब मैं फिर से स्टार्ट करने जा रहा हूं कि जो चैप्टर्स हैं उनके न्यूमेरिकल्स और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कुछ ऑब्जेक्टिव और कुछ उससे संबंधित कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जिनका हल करने का तरीका हम आपको बताएंगे इस वीडियो के माध्यम से कि किस प्रकार से प्रकाश विद्युत प्रभाव के न्यूमेरिकल्स हल किए जाते हैं। ठीक है, तो प्रकाश विद्युत प्रभाव की सबसे बड़ी बात यह रहती है कि इसका न्यूमेरिकल्स आपको हमेशा आएगा। एक न्यूमेरिकल 2-3 क्वेश्चन नंबर में आपको बोर्ड एग्जाम में फंसेगा, प्लस नीट जेई के एग्ज़ाम में 100% आते हैं यहाँ से क्वेश्चंस। इसलिए आप लोगों को इसकी प्रिपरेशन को अच्छे से कर लेना चाहिए। चलिए आगे हम स्टार्ट करते हैं। प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है, चलिए हम फर्स्ट क्वेश्चन से यहीं से ले लेते हैं कि ये क्या है। यानी एक धातु के सतह से पर 4500 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य का प्रकाश डालने पर प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। इन इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा बढ़ाने के लिए, यानी मान लिया जाए कि अगर किसी धातु के पृष्ठ पर आप 4500 एंगस्ट्रॉम का जब प्रकाश डालते हैं तो उसके पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है। उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा बढ़ाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की जो गतिज ऊर्जा बढ़ाने के लिए हमें उस यहाँ पर जो ऑप्शन है, या तो तरंगदैर्घ्य या वेवलेंथ तरंगदैर्घ्य घटानी पड़ेगी, या तो उसकी फ्रिक्वेंसी बढ़ानी पड़ेगी। फ्रिक्वेंसी बढ़ जाए या तरंगदैर्घ्य घट जाए, तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा यहाँ पर। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं, क्योंकि E = आप जानते हो एनर्जी = फोटॉन की एनर्जी hc/λ होती है। अगर लैम्डा कम होगा तो E एनर्जी ज़्यादा होगी। तो आइंस्टाइन एक्सप्लेनेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट काइनेटिक एनर्जी के hc/E - W होती है। तो E जब इंक्रीज करेगा तो के आपका इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, तो आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देख लेते हैं कि कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर भी दिए हुए हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो इम्पॉर्टेंट थे मैंने इसमें ले लिए हैं। वो प्रकाश इलेक्ट्रॉन के लिए निरोधी विभव निर्भर करता है। प्रकाश इलेक्ट्रॉन के लिए निरोधी विभव किस चीज़ पे निर्भर करता है? निरोधी विभव हम जानते हैं कि स्टॉपिंग के लिए पोटेंशियल की जो है प्रकाश को जो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन है उनको स्टॉप कर दे, जिससे कि जो है इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन वहाँ से ना हो पाए, तो उसके लिए उपयोग किया जाता है। तो ये आप लोग कान खोल के समझ लीजिए कि क्या होता है। तो आप यहाँ पर आपतित प्रकाश कैथोड के संबंध यानी यहाँ पर जो है केवल आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर नहीं, केवल कैथोड के पदार्थ पर निर्भर नहीं करता है। ये गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। यानी आपतित प्रकाश की आवृत्ति तथा कैथोड पदार्थ दोनों पर निर्भर करता है। यानी आपतित जो प्रकाश होगा उस पर तो निर्भर ही करेगा, साथ में कैथोड पे भी निर्भर करेगा। इसलिए अप्रोप्रिएट ऑप्शन आपका सी सही होगा। चलिए आगे की ओर दूसरा क्वेश्चन हम लोग इसी में देख लेते हैं। यदि प्रकाश विद्युत प्रभाव के प्रयोग में आपतित प्रकाश की आवृत्ति को 2 गुना कर दें तो निरोधी विभव हो जाएगा। निरोधी विभव कितना हो जाएगा? अगर हम आपतित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य को यहाँ पर क्या कहा है, यदि प्रकाश विद्युत प्रभाव में प्रयोग आपतित प्रकाश की आवृत्ति को 2 गुना कर दें तो निरोधी विभव कितना हो जाएगा? वेरी गुड, बहुत अच्छा ऑप्शन है। तो यहाँ पर हमेशा जो है निरोधी विभव दुगने से अधिक हो जाएगा, क्योंकि दुगने से अधिक को होना ही चाहिए, तभी तो वो रोक पाएगा उसको, यानी प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना को। निरोधी विभव का मतलब ही यही है कि वो उसकी घटना को रोक सके। तीसरा क्वेश्चन जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, निम्नलिखित कण एक ही वेग से गतिमान है, अधिकतम डी ब्रॉगली वेवलेंथ किसकी होती है? अधिकतम डी ब्रॉगली वेवलेंथ मैंने कहा था, जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ है वो लैम्डा निर्भर करती है 1/√m। ठीक है, तो अधिकतम डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य किसकी होगी? जो कि अधिकतम तरंग जो है, तो अब जो पार्टिकल सबसे छोटा होगा, जिसका द्रव्यमान सबसे छोटा होगा, उसी की तरंगदैर्घ्य सबसे छोटी होगी। यानी अल्फा कण हो बीटा कण हो गया, यानी प्रोटॉन। अल्फा बीटा कण इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, और ये प्रोटॉन की नहीं हो सकती है। इस तरीके से अल्फा कण ये भी नहीं हो सकता है, न्यूट्रॉन भी नहीं हो सकता है, यानी बीटा पार्टिकल्स आपका ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे की ओर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। किसी गतिमान कण से बद्ध डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य, यानी जो डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य अभी आपको उसके द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती होती है। द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती होती ही नहीं है, क्योंकि आप जब h/√, फार्मूला लगाते हैं 2m/eV वाला जब फार्मूला लगाते हैं
तो देखते हो कि द्रव्यमान के समानुपाती होती ही नहीं, उसकी ऊर्जा के अनुक्रमानुपाती, उसके संवेग के अनुक्रमानुपाती, उसके संवेग के व्युत्क्रमानुपाती हम लोग कह सकते हैं डी ब्रॉगली वेवलेंथ को। यानी जो है इसका जो है ऑप्शन आपका संवेग के व्युत्क्रमानुपाती कह सकते हैं। यानी जो एक फार्मूला एच लेमडा इक्वल टू एच अपन पी वाला फार्मूला होता है, उसी से संवेग के व्युत्क्रमानुपाती आ जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका आगे वाला क्वेश्चन है, समान गतिज ऊर्जा वाले विभिन्न कणों की डी ब्रॉगली तरंग दैर्घ्य लेमडा कण के द्रव्यमान n पर निर्भर करती है। ये वाला फार्मूला आप उठा के देख सकते हैं। जो लेमडा निर्भर करेगी वह द्रव्यमान के अंडर रूट पर 1/√, पर निर्भर करेगी। यानी जो लेमडा है वह निर्भर करेगी कि m⁻⁻⁻² पर। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, थोड़ा और आगे की ओर। फोटॉन की गतिज ऊर्जा का सूत्र, यानी फोटॉन की गतिज ऊर्जा, फोटॉन की गतिज द्रव्यमान का सूत्र क्या होगा। फोटॉन का गतिज द्रव्यमान होता है, स्थिर द्रव्यमान उसका शून्य होता है। तो आप mc इक्वल टू द आप फार्मूला लगाते हैं तो h/λ, यानी h/c लेमडा, h/c लेमडा ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन सही इसका। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। इसी क्रम में दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, किसी गतिमान कण से संबद्ध डी ब्रॉगली की तरंगदैर्घ्य निर्भर नहीं करती है कण के। अब बताइए, यहाँ पर जो है ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है और ये सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए आप लोगों को इसकी अच्छे से प्रिपरेशन करनी चाहिए और स्क्रीनशॉट भी ले लेना चाहिए। किसी गतिमान कण के संबंध में डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य की तरंगदैर्घ्य निर्भर नहीं करती है कण के द्रव्यमान पर तो निर्भर करती है, ये सही नहीं हो सकता है। यानी वेग पर भी निर्भर करेगी, क्यों गतिज ऊर्जा है। संवेग पर तो निर्भर करती है, c/, अगर लेमडा इक्वल टू द h/p वाला फार्मूला है तो यानी संवेग पर तो निर्भर करती है, उसके आवेश पर निर्भर नहीं करती है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए अब हम न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ रहे हैं कि ये कुछ न्यूमेरिकल्स हैं। सभी छात्र ध्यान दें, ये न्यूमेरिकल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं और क्वेश्चन पेपर्स में बहुतायत मात्रा में पूछे भी जाते हैं, इसलिए घबराने की बात नहीं है। और प्रकाश विद्युत प्रभाव के न्यूमेरिकल्स वैसे भी बहुत आसान होते हैं, इसलिए इसको करने में हम लोग बिल्कुल नहीं सीखेंगे। चलिए अब यहाँ पर क्या है, एक फोटान जिसकी ऊर्जा 66.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इसकी तरंगदैर्घ्य क्या होगी यदि h इक्वल टू द इतना दिया गया, c इक्वल टू द तरंगदैर्घ्य पूछा गया है। पहली बात तो आपके पास क्या दिया गया है, e दिया गया है, वो कितना दिया गया है, ये आपके पास 66.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो अब क्या है 63 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसको सर्वप्रथम हम लोग जूल में कन्वर्ट कर दें तो 66.3 मल्टीप्लाई 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 से मल्टीप्लाई कर दो, इतने जूल आ जाएगा। क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इतने जूल होता है, तो इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने, उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये आपकी जो वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर, वो आ जाएगी एनर्जी की वैल्यू 10, अगर हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें 106.08 इंटू 10⁻⁻19 जूल के बराबर आ जाएगी। अब क्योंकि हम जानते हैं कि E इक्वल टू द होता है SC/λ, ठीक है, तो हमें क्या निकालना है यहाँ पर, हमें यहाँ पर निकालना है लेमडा। तो लेमडा इक्वल टू द आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा SC/E। तो अब सारी अगर वैल्यू आप रखोगे तो ये 6.6 ऊपर हो गया इंटू 10⁻⁻31 kg, यानी 6.6 दिया गया है, -34 इसका ऑप्शन होता, ये वैल्यू इसकी होती है। फिर 3 इंटू 10⁸, ये 10⁸ हो गया, डिवाइड बाई ये जो निकाले हो 106.08 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁹ ठीक है। अब चलिए इसको हटाते हैं, आगे नेक्स्ट पेज पे इसको हल कर लेते हैं, देखते हैं हमारा क्या ऑप्शन आएगा। चलिए यहाँ पर हल करते हैं इसको। तो लेमडा इक्वल टू द, अगर हम सारी क्वेश्चंस को हल करें
तो हमारे पास 186.65 इंटू 10⁻⁻10 मीटर आ जाएगा। और ये मीटर आ गया। अगर हम लोग इसको एंगस्ट्रम में चेंज करना चाहिए तो 1 इंटू 16.65 एंगस्ट्रम आ जाएगा, जो कि आप जानते हो एक एंगस्ट्रम में 10⁻+10 मीटर, जो पावर 10 होती है वो मीटर इतने एंगस्ट्रम होते हैं एक मीटर में। तो और एक एंगस्ट्रम में 10⁻⁻10 तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। चलिए अब बढ़ते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए सभी छात्र इसको अवश्य कापी पर नोट कर लेंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज बहुत क्वेश्चंस मैं आपके लिए लाया हुआ हूँ, देख लेता हूँ। कितना कोशिश तो मैं कर रहा हूँ कि अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस आपको हल करवाएं। चलिए अगला क्वेश्चन ये आपके पास रहा है, यानी 100 वाट का एक सोडियम लैंप 5890 एंगस्ट्रम के फोटान उत्सर्जित करता है। प्रति सेकंड लगभग कितने फोटान उत्सर्जित होंगे? ये एच इक्वल टू आपको दिया हुआ है प्लैंक कांस्टेंट, और सी की वैल्यू आपको दिया हुआ है। प्रति सेकंड कितने इलेक्ट्रॉन वहाँ से उत्सर्जित होंगे, कितने फोटान उत्सर्जित होंगे, नंबर ऑफ फोटान्स आपको निकालने हैं। तो आप प्रति सेकंड लगभग कितने फोटान उत्सर्जित होंगे, पहले हमें एनर्जी निकाल लेनी है। तो एनर्जी ई इक्वल टू हमें पता है SC/λ होता है। तो हमारे पास यहाँ लेमडा दिया गया है, लेमडा इक्वल टू कितना दिया गया है 5890 एंगस्ट्रम दिया गया है। एंगस्ट्रम को मीटर में चेंज कर लेते हैं। एंगस्ट्रम को मीटर में चेंज करने के लिए अगर हम लोग पॉइंट लगा लें यहाँ पर 5890 इंटू 10⁻⁻10 मीटर हो जाएगा। ठीक है, आगे की ओर धीरे से हम लोग बढ़ते हैं। तो लेमडा की वैल्यू रखते हैं और सी की वैल्यू यहाँ पर आपकी दी गई है और एच की भी वैल्यू ये दी गई है। तो हम लोग अगर इसको हल करते हैं तो E इक्वल टू 6.6 इंटू 10⁻⁻34 और ये मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, सी से मल्टीप्लाई हो जाएगा। प्रकाश की चाल मल्टीप्लाई 3 इंटू 10⁻8 और ये डिवाइड बाई लेमडा, यानी 5890 और इंटू 10⁻⁻10 से मल्टीप्लाई हो गया। अब देखो 10 पावर यहाँ पर है और 8 पावर 18 पावर हो गई, 18 पावर ऊपर चली गई पॉजिटिव, तो 6.6 हो गया। तो कुछ पावर्स हम आपको काटते हैं यहाँ पर और फिर आगे देखते हैं कि कितनी आ जाएगी वैल्यू। चलिए अब नेक्स्ट पेज की ओर चलते हैं। तो ये हम नेक्स्ट पेज की ओर आए। तो नेक्स्ट पेज पर अगर हम सॉल्यूशंस की बात करते हैं तो हमारे पास ये सॉल्यूशन आएगा E इक्वल टू 6.6 मल्टीप्लाई बाई 3 और 34 में से 10 और 8 18 गए, 34 में से 18 गया, कितना बचा 34 में से 18 गया -16 डिवाइड बाई आपका 5890 आ गया। और अगर इसको सिंप्लीफाई कर दोगे तो 3 पॉइंट तक यहाँ रख दोगे, इतनी पावर पॉजिटिव हो जाएगी, ऊपर हो जाएगी। तो 16 में से 3 ऊपर चला जाएगा। तो ये लगभग हमारा जो कैलकुलेशन है यहाँ पर अगर रखते हैं पॉइंट को तो ये 10⁻3 आ जाएगी, जो कि ऊपर चली जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। अगर हम इसको हल करते हैं तो ये लगभग 3.36 और मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 इतने जूल के बराबर आ गई एनर्जी। अब हमारे पास चूँकि दिया गया है, उसकी पावर शक्ति दी गई है, लैंप की शक्ति है, शक्ति कितनी दी गई है, यह दी गई है 100 वाट की। तो हमें वहाँ से कितने इलेक्ट्रॉन यानी शक्ति, अब हम वहाँ पर नंबर ऑफ फोटॉन्स की बात कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट पेज की ओर चलते हैं। ये रहा नेक्स्ट पेज। तो अब हम उत्सर्जित फोटॉनों की संख्या
यानी फोटॉनों की संख्या n से लिख सकते हो। n से फोटॉनों की संख्या यानी 100 जूल पर सेकेंड थी, 100 जूल बटे ई के टर्म में आ जाएगा। ई जो वैल्यू है हमारी वो रख सकते हो यहाँ पर, यानी यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं 100 वाट अपान 3.36 मल्टीप्लाई 10⁻19। ठीक है, ये ऊपर चला जाएगा, 3.36 नीचे अगर आ जाएगा तो हम लोग देखते हैं क्या आ जाएगा। ये 100 डिवाइड बाई 3.36 मल्टीप्लाई बाई 19 पॉजिटिव आ जाएगा। यानी अगर हम बैलेंस कर लें तो ये लगभग आ जाएगा 29.8 इंटू 10⁻19। इतने फोटॉन्स निकलेंगे यहाँ से। कितने फोटॉन निकलेंगे? इतने फोटॉन। ठीक है, ये आपका ऑप्शन, ये आंसर आपका सही आ गया। चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? ये भी क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। थोड़ा मिसप्रिंटिंग हो गई है पीडीएफ बनाने में। सूर्य से पृथ्वी तक इतने जूल प्रति सेकंड प्रति मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, यदि हम सूर्य के प्रकाश की औसत तरंगदैर्घ्य 55 एंगस्ट्रॉम माने तो सूर्य से पृथ्वी तक प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड कितने फोटॉन आते हैं? यदि एच इक्वल टू द इतना दिया गया है। कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं, बहुत आसान क्वेश्चन है। तो E इक्वल टू द यहाँ पर निकाल लो। E इक्वल टू द NHC/λ इतने जो है फोटॉन्स प्रति मीटर की वहाँ से निकलेंगे। तो आराम से आप निकाल सकते हो। नंबर ऑफ फोटॉन्स उतनी एनर्जी हो गई। तो N इक्वल टू द SC/E आ जाएगा। यही वैल्यू लगा सकते हो और आपके पास सब कुछ दिया गया है। पृथ्वी तक लेमडा इक्वल दिया गया है, ये 5500 एंगस्ट्रॉम। और अगर 5500 को अगर और बैलेंस करें तो 5.500 इंटू 10⁻⁻7 मीटर कह सकते हो, ये दिया गया है। और सूर्य से प्रति सेकंड इलेक्ट्रॉन वो अभी पहले हम सर्वप्रथम पहले हम नंबर ऑफ फोटॉन्स निकाल लेते हैं कि कितने पृष्ठ से कितने निकल रहे होंगे इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो एनर्जी की बात हम लोग कर लेते हैं पहले। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा थोड़ा कन्फ्यूजन है ये ऑप्शन। जब n इक्वल टू द जाएगा तो E और n इक्वल टू द जो फार्मूला बनेगा वह E λ/SC आ जाएगा। ये आ जाएगा, ये फार्मूला थोड़ा गड़बड़ था तो ये हटा दिया जाए, पक्षांतर करने में थोड़ी प्रॉब्लम। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं इसी को। चलिए इसको हटाते हैं, अब नेक्स्ट पेज की ओर बढ़ते हैं। सारा डेटा अगर हम लोग n इक्वल टू द लिखेंगे, E की वैल्यू हम लोग रखें 1.4 इंटू 10⁻³ जूल पर सेकेंड और यहाँ पर 5.5 इंटू 10⁻⁻7 रख दें अपान लेमडा की वैल्यू हो गई। और प्लैंक कांस्टेंट 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड और यहाँ पर आपकी 4। ठीक है, और उसके बाद में इसको मल्टीप्लाई कर दो 3.3 इंटू 10⁸ C की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर। तो C की वैल्यू इतनी होती है, रख दिया। चलिए अब इसको अगर हम लोग बैलेंस कर लें तो पॉइंट अगर यहाँ से हटाया जाए तो पॉइंट लगभग यहाँ से हट जाएगा। अगर पावर की बात कही जाए तो यहाँ पर 3 पावर है और -7 पावर है, तो -7 और 15 हो गई। 15 34 में से 15 गया, कितना बचा? 17 पावर बचेगी। तो अगर हम लोग इसको धीरे से कैलकुलेट कर लें 114 मल्टीप्लाई 5.5 बाई 66 और मल्टीप्लाई बाई 10⁻17 बचेगा 17। और इसका अगर कैलकुलेट करते हैं तो इसकी वैल्यू हमारे पास जो आएगी वह आ जाएगी
3.8 लगभग, चलिए लगभग 4 के नियर अबाउट आ जाएगी। 3.89 इंटू 10⁻17 इतने इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड, उससे इतने इलेक्ट्रॉन, यानी यहाँ पर जो पावर आएगी वो 17 की नहीं होगी, क्योंकि अगर कैलकुलेट करें हम लोग यहाँ से पावर, तो ये यहाँ पर होगी 21, यानी पावर 21 की होगी। अगर CGS सिस्टम में इसको लाते हैं तो हम चलिए नेक्स्ट पेज की ओर जाते हैं। तो 1 सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर स्क्वायर में कितना आंसर आ जाएगा n की वैल्यू, ये 3.89 इंटू 10⁻17 4 पावर से डिवाइड कर दिया जाएगा, तो ये 17 यानी सेंटीमीटर प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड इतना आ जाएगा। आपका ये आंसर सही आ जाएगा। चलिए आगे की ओर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। चलिए, यानी 30 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के द्वारा 30 kV यानी 30 kV इलेक्ट्रॉनों के द्वारा उत्पन्न एक्स किरणों की उच्चतम आवृत्ति तथा न्यूनतम तरंग दैर्घ्य ज्ञात कीजिए। बहुत आसान क्वेश्चन है। एक्स किरणें हैं, एक्स नलिका से निकल रही हैं, यानी B इक्वल टू द दिया गया है विभवांतर कितना आपके पास दिया गया है 30, यानी 30 kV किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया गया है। ठीक है, इसको वाट वोल्ट में कन्वर्ट कर दें, 3 इंटू 10⁻, आपकी यहाँ पर 4 हो जाएगा, 3 इंटू 10⁻4 आ जाएगा, इतने वोल्ट के बराबर विभवांतर हो जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा होती है E इक्वल टू द होती है, खाली E और इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, EV से डिनोट कर देना पड़ता है। तो अगर हम लोग देखें तो इतना वोल्ट इक्वल टू द 3 इंटू 10⁻4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होगा। और चूँकि इसको हमें जूल में कन्वर्ट करना है, तो जूल में कन्वर्ट करने के लिए आपको इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3 इंटू 10⁻4 मल्टीप्लाई बाई 1.6 इंटू 10⁻−19 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो इतने जूल आ जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पेज पे इसको देखते हैं। ये आ गया नेक्स्ट पेज। तो चलिए हम E की वैल्यू कहते हैं, तो E की वैल्यू अगर उसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 4.8 मल्टीप्लाई 10⁻−15 जूल आ जाएगा। इतने जूल की एनर्जी वहाँ पर होगी। अब आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। उच्चतम तरंग दैर्घ्य, तो E मैक्सिमम, अगर मैक्स की बात करते हैं तो H न्यू मैक्स होगा। ठीक है, तो हमें घबराने की बात नहीं यहाँ पर। तो न्यू मैक्सिमम जो एनर्जी है तो H/E आ जाएगा। अब चलिए यही वैल्यू हम लोग आगे नेक्स्ट पेज पे रख के वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। तो न्यू आप फ्रिक्वेंसी है, मैक्स इक्वल टू द आपका निकल के आ जाएगा यहाँ पर, यानी 4.8 इंटू 10⁻−15 और डिवाइड बाई ये हो जाएगा 6.6 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड से डिवाइड हो गया। अब जो ये अगर हम लोग इसको देखें तो 15 में से ये गया, तो यहाँ पर बच्चा जो है इसमें से 34 में से अगर 15 गया तो कितना बचेगा आपके पास, 18 बचेगा। सीधी सी बात है, यानी 14 में से 5 गए, अगर 9 बचेगा। ठीक है, तो अगर हम पूरा कैलकुलेशन करके लाते हैं तो ये हमारा 7.25 इंटू 10⁻18 सेकेंड इनवर्स आ जाएगा। इतनी इसकी फ्रीक्वेंसी निकल आएगी, यानी इसे हम हर्ट्ज कहते हैं। जेट से भी लिख सकते हो इसको। अब फ्रीक्वेंसी निकाल दी मैंने, आवृत्ति के लिए मैं फार्मूला लिखे दे रहा हूँ। आप आवृत्ति निकाल लेंगे कि लैम्डा मिनिमम कितना निकलेगा।
ये आपको बताना है लेमडा मिनिमम। तो सी इक्वल टू द बी इक्वल टू द एन लेमडा वाला फार्मूला न्यू मैक्सिमम। अब आप ये हल करके हमें बताएंगे कि कितना निकलेगा। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी एक दो देख लेते हैं। हाँ, थोड़ा वीडियो लंबा होता चला जा रहा है, क्या करें, ये क्वेश्चन ही ऐसे होते हैं जिनको हल करने में टाइम लगता है। 6000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य के फोटान की आवृत्ति ज्ञात कीजिए। आवृत्ति ज्ञात करनी है तो फोटान है, फोटान की आवेश सी बात है, प्रकाश की चाल से चलता है। सी इक्वल टू द, तो ये 6000 एंगस्ट्रॉम है, ठीक है, ये 6000 एंगस्ट्रॉम आ गया। तो 6000 एंगस्ट्रॉम को क्या करिए कि हम लोग इसको चेंज कर लेते हैं अभी मीटर में। तो मीटर में चेंज करने के 6 इंटू 10⁻⁻7 कर लिया, इतना मीटर आ गया। तो सी की वैल्यू आपको पता ही है, 3 इंटू 10⁸ होती है। अब चलिए सी और निकालना क्या है, न्यू निकालना है। क्वेश्चन मार्क लगा लीजिए, पहले क्या क्या दिया गया है ये लिख लीजिए, फिर क्वेश्चन मार्क लगा लीजिए। अब मैं आपको फार्मूला बता देता हूँ। सी इक्वल टू द न्यू लेमडा होता है, तो न्यू इक्वल टू द हो जाएगा सी बाई लेमडा। बहुत आसान क्वेश्चन है, चलिए आगे हल करते हैं। तो हल करते समय हम लोग न्यू इक्वल टू द देखते हैं, तो सी 3 इंटू 10⁸ डिवाइड बाई 6 इंटू 10⁻⁻7 हो गया। -7 15 पावर हो जाएगी। तो ये 3 1 जा 3, 3 2 जा 2, यानी 1/2 हो गया। अगर हम देखें तो 0.5 इंटू 10⁻, यहाँ 7 8 15 हो जाएगा, 15 पावर आ जाएगी, इतने हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। और अच्छा लगने के लिए इसको चाहो तो एक पॉइंट हटा सकते हो इधर की ओर, तो थोड़ा इस तरीके से भी लिख सकते हो, 5 इंटू 10⁻14 लिख सकते हो, इतने हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी उसकी होगी, ठीक है। अब यही आपका आ गया। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन तो अच्छे खासे हैं और आपको भी हल करना चाहिए। हम तो हल ही कर रहे हैं, सभी छात्र क्वेश्चन ज़रूर हल करेंगे। क्वेश्चन हल करते रहोगे तब तक बूस्ट बना रहता है। ये क्वेश्चन है, किसी पृष्ठ का कार्यफलन 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, उसके लिए देहली आवृत्ति ज्ञात कीजिए। देहली आवृत्ति ज्ञात करना है, कार्यफलन यानी W बराबर दिया गया है 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सबसे पहले इसको जूल में कन्वर्ट कर लेते हैं। 2.5 मल्टीप्लाई 1.6 इंटू 10⁻⁻19। सबसे पहले हमारा यही कर्तव्य होना चाहिए कि अगर हमारा कोई का तरंगदैर्घ्य या वेवलेंथ पूछा गया, उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अगर दिया गया, उसको जूल में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 25 छक्का 150 का 0, 15 पावर, और 25 से कम 25, 25 और 15 40, यानी 4.00 आएगा, ठीक है, इंटू 10⁻⁻19, यानी इतने जूल आपकी ये आ गई। अब देहली आवृत्ति, इसकी देहली आवृत्ति ज्ञात करनी है, यानी न्यू नाट ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन मार्क लगा दो। चलिए अब आगे की ओर हम लोग देखते हैं कि क्या होगा। तो W इक्वल टू द H इंटू न्यू नाट होता है, तो न्यू नाट इक्वल टू द W बाई H आ जाएगा। तो W तो अभी हमने निकाल लिया, 4 इंटू 10⁻⁻19 का निकल आया, और अपन 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल। ये तो प्लैंक कांस्टेंट होता है, जो कि हमें H की वैल्यू हमेशा पता होनी चाहिए। याद कर लीजिएगा आप लोग H की वैल्यू क्या होती है, क्योंकि ये ज़रूरी है। अगर हम लोग यहाँ से हल करते हैं इसको, तो लगभग ये 66 आ गया, यहाँ पर आ गया, तो लगभग ये 0.606 इंटू 10⁻
15 में आ जाता है, पॉजिटिव 15 इतने हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। ठीक है, तो न्यू नॉट की वैल्यू हमारे पास ये आ गई, और सिंप्लीफाई करने के लिए और तरीके से आप लिख सकते हैं। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। हाँ, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 2012 और 2008 में भी पूछा गया, 2018-19 में भी लगभग पूछा जा चुका है। यानी 4000 एंगस्ट्रॉम वाले एक वर्णीय फोटॉन की ऊर्जा ज्ञात करिए। तो लैम्डा हमारे पास दिया गया है, वो 4000 एंगस्ट्रॉम दिया गया है। ठीक है, एंगस्ट्रॉम को पहले हमने सर्वप्रथम मीटर में चेंज कर लेना है। तो 4000 को मल्टीप्लाई कर देना है 10 से -10 से, तो मीटर में आ जाएगा। यानी 4 × 10⁻⁻7 मीटर आ गया। अब हमें तरंग ऊर्जा ज्ञात करनी, इक्वल टू द Hc/λ इनिशियल कंडीशन वाला फार्मूला यहाँ पर लग जाता है, कोई घबराने की बात नहीं। तो H की वैल्यू पता ही है, 6.6 × 10⁻34, और C की वैल्यू पता है 3 × 10⁸ ठीक है, और डिवाइड बाई ये लैम्डा 4 × 10⁻⁻7 -7 और 8 15 हो गया। 15 34 में से 15 गया 19 बचा। यानी ये देखा जाए तो कैलकुलेट करके, चलिए नेक्स्ट पेज पे 19 पावर हो गए 6.6, ये हमारे पास आ जाएगा 6.6 × 3/4 और 10⁻⁻19, ये हमारे पास इतना आ गया। और आगे की ओर कैलकुलेट कर सकते हो, तो ये हम लोग कर सकते हैं। 2 दूनी 4 और 2 तियाँ 6.6 और 3 तिहाई 9, यानी ये आ जाएगा आपका 9.9 डिवाइड बाई 2 × 10⁻⁻19 जूल। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी कन्वर्ट कर सकते हो, यही आपका ऑप्शन सही रहेगा। 2 से इसको काट दो, पॉइंट में आंसर आ जाएगा। अब हम आप लोगों के लिए एक क्वेश्चंस दे रहे हैं, कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को भी हल करिए। और ये क्वेश्चंस है, किसी धातु का कार्यफलन 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो उसकी देहली आवृत्ति आपको ज्ञात करके हमें कमेंट बॉक्स में लिख के उसको निकाल के हमारे चैनल पे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि इतनी निकली हुई है। और एक और क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, वो ये क्वेश्चन है। चलिए यही क्वेश्चन है, और इसके साथ ही मैं आज का वीडियो लेक्चर यहीं पर ख़त्म करता हूँ। अब नए वीडियो के लिए जो है अब कल तक के लिए फिर आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। धन्यवाद, जय हिंद।